कक्षा 5 के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक नए दिन के साथ, आज एक नए विषय के साथ हम अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जितना जल्दी हो सके इस क्लास को ज्वाइन करें और जल्द से जल्द आज हम एक नए यानी हिंदी साहित्य को छोड़कर आज हम अपने हिंदी भाषा पाठ 1 पुनरावृत्ति पर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पाठ 1, 2 और 3 अपने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं और आज जो हमारा यह पाठ चलेगा भाषा, लिपि, व्याकरण व बोली, यह पाठ का हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे। अगर आपको इस पाठ का विस्तारित रूप देखना हो तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर उसे देखिएगा। मैं इसे आज जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वह संक्षिप्त रूप में ही पढ़ाऊंगा, जैसा कि आपका कोर्स भी कवर होता जाए, क्योंकि पीटी का एग्जाम आपका नजदीक आने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आज की कक्षा शुरू करने से पहले अपने पिछले कक्षा में दिए गए गृह कार्य के विषय में चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले कक्षा में पाठ 5 हिंदी साहित्य से चांद से थोड़ी सी गप्पे को पढ़ाया था। उस पाठ में मैंने आपको पहला गृह कार्य दिया था कि इस पाठ में दिए गए सभी प्रश्न उत्तरों को आप पूरा कीजिए। मुझे विश्वास है कि आपको पीडीएफ के रूप में जो वो प्रश्न उत्तर आपको मिला होगा उसे आप ईमानदारी और भली भांति उसे कर लिए होंगे। आपको प्रश्न उत्तर करने में किसी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं आई होगी। जैसा कि मैंने आपको दूसरा प्रश्न दिया था कि अपने पाठ में दिए गए सभी अभ्यास कार्यों को भी पूर्ण करना था, तो उस अभ्यास कार्य को आपको पूरा करना था फेयर कॉपी में। और जहां तक है मैंने बुक का भी आपको पीडीएफ के रूप में भेज दिया था, तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज एक नए दिन के साथ एक नई कक्षा की शुरुआत करते हैं, एक नए विषय के साथ। आज का हमारा विषय है हिंदी भाषा पाठ 1, व्याकरण, बोली, लिपि और भाषा। तो आइए आज चलते हैं हम अपने कक्षा की ओर और देखते हैं कि जैसा कि पहला ही हमारा प्रश्न बन रहा है कि भाषा क्या है। जब बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो उसे सबसे पहले भाषा का ही ज्ञान होना उसे अति आवश्यक होता है। अगर उसे भाषा का ज्ञान नहीं होता है तो समझो उसका जीवन व्यर्थ है। तो जैसा कि इस स्क्रीन बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, व्हाइट बोर्ड पे, कि भाषा द्वारा ही हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वही चीज यहाँ पर भी आपके बुक में भी दिया गया है कि भाषा द्वारा ही हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। भाई, जब दो आदमी आपस में बैठकर बातचीत करते हैं तो एक कहने वाला होता है और दूसरा सुनने वाला होता है। एक अपनी बात को कहता है और दूसरी बात को क्या करता है, ऑब्जर्व करता, ग्रहण करता है। तो यही हमारा भाषा का आदान प्रदान। जो एक व्यक्ति बात को कहता है और दूसरा उसे सुनकर ग्रहण करता है अथवा समझ लेता है, वही हमारी भाषा है। तो जैसा कि मैंने आपको परिभाषा के रूप में बताया कि भाषा द्वारा ही हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे के विचारों को समझते हैं अथवा ग्रहण करते हैं, हमारी भाषा कहलाती है। अब भाषा के हमारे 3 रूप हैं। भाषा के 3 रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखा रहा हूँ, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक भाषा। ये हमारे मुख्य 3 भाषाएं हैं। पहला भाषा जो हमारा आता है वह है मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप द्वारा बोलकर ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बोलकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचाई जाती है। बोलकर, मैं आपकी इस बुक की मैं बात कर रहा हूं। भाषा के जिस रूप द्वारा बोलकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचाई जाती है मौखिक भाषा कहलाती है। अब अगर कहा जाए कि बोलकर हम पहुंचाते हैं तो दूसरा उसे कैसे समझता है, तो भाषा के जिस रूप द्वारा हम अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे उसे सुनकर समझ लेते हैं, दूसरे उसे
सुनकर समझ लेते हैं, वही हमारी मौखिक भाषा है। जैसे आप लोग देखते होंगे, अगर मैं आपको उदाहरण बताना चाहूं तो जब आप देखते होंगे कोई नेता भाषण देता है तो भाषण जब नेता देता है तो वहां लिख लिख कर भाषण नहीं देता है या संकेत के माध्यम से भाषण नहीं देता है। वहां उस प्रांगण में, उस फील्ड में जितने लोग भी होते हैं, नेता माइक पकड़ता है और भाषण देना शुरू करता है, यानी वह अपनी बात को बोलता है। और वहां उस फील्ड में, उस पूरे मैदान में जितने लोग भी होते हैं, नेता के द्वारा बोली गई बात को सुनते हैं और उसे समझते हैं, वही हमारी मौखिक भाषा है। आप इससे अच्छा आपके लिए कोई अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता है। दूसरा हमारा है लिखित भाषा। तो भाषा के जिस रूप द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर करते हैं, भाषा के जिस रूप द्वारा हम अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान लिख कर करते हैं तथा दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, वह हमारा लिखित भाषा कहलाती है। फिर से एक बार उदाहरण आप लोग परिभाषा सुनिएगा कि भाषा के जिस रूप द्वारा हम अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान लिख कर करते हैं तथा दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, वह भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो और वहां जाने के बाद डॉक्टर दवाइयों को लिखता है, डॉक्टर दवाइयों को लिखा और आपको वो पर्चा थमा देता है, दे देता है। अब देने के पश्चात आप उस पर्चे को पढ़ते हो और पढ़ने के बाद आप तुरंत समझ जाते हो कि डॉक्टर ने हमें कौन सी मेडिसिन लेने को कहा है। अब आप वही मेडिकल स्टोर पे आप जाते हो, मेडिकल स्टोर पे जाने के बाद उस पर्चे को आप दिखाते हो, मेडिकल स्टोर वाला भी उस पर्चे को देखता है और जैसे ही देखने के पश्चात वह पढ़ता है और पढ़ने के बाद वह तुरंत समझ जाता है कि डॉक्टर ने मरीज को कौन सी दवा लिखी है। तो यही हमारी लिखित भाषा है, यानी वह भाषा जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान लिख कर व्यक्त करते हैं तथा दूसरे उसे पढ़कर समझ लेते हैं, वही हमारी भाषा का लिखित रूप कहलाती है। अब तीसरा आता है सांकेतिक भाषा। तीसरा हमारी है सांकेतिक भाषा। तो भाषा के जिस रूप द्वारा हम अपने संकेतों के द्वारा हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, आप इसे ध्यान देते रहिएगा। संकेतों के द्वारा अपने भाव या विचार व्यक्त करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे अभी आप किसी ट्रेवल्स पे या यात्रा पे आप जा रहे हो और मानो आप इलाहाबाद जा रहे हो। इलाहाबाद आप जैसे ही पहुंचते हो, आप वहां सफेद कपड़ा पहने हुआ एक ट्रैफिक पुलिस आपको दिखाई देता होगा और वह ट्रैफिक पुलिस आप देखते हो संकेत के माध्यम से ही वह अपने भाव या विचार, जैसे ही उसने गाड़ी को रोका सारी गाड़ियां रुक जाती हैं, जैसे ही उसने गाड़ी को चलने को कहा, यानी वह बोलता नहीं है, सिर्फ संकेत के द्वारा ही अपने भाव या विचार प्रकट करता है और जितने भी वहां पे उपस्थित लोग रहते हैं उसके संकेतों को समझते हैं और तुरंत वहां से चलना शुरू कर देते हैं। तो यानी यह ऐसी भाषा है जिसे हम संकेत के द्वारा हम समझते हैं। या आप देखते होंगे कि ट्रैफिक सिग्नल होता है, ट्रैफिक सिग्नल में ग्रीन, रेड और येलो हमारी सिग्नलें होती हैं। तो जो ग्रीन सिग्नल होता है वो हमें चलने के लिए कहती है, एक संकेत के माध्यम से ही हमें बताया जा रहा है कि अब आप आगे जा सकते हैं। येलो जो होती है, येलो आपको रुकने के लिए संकेत करती है, आगे ट्रैफिक जाम होने वाला है, आप कृपया अपनी गाड़ी को धीरे कर लीजिए, तो आप धीरे धीरे गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो रेड लाइट होती है, रेड लाइट जैसे ही ऑन होती है हम सभी अपने स्थान पे जहां रखते हैं वहीं पे खड़े हो जाते हैं। तो एक संकेत के द्वारा ही हम अपने भाव या विचारों को व्यक्त किया जा रहा है, प्रकट किया जा रहा है और लोग उसे बड़े आसानी से समझते हैं, तो इसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो इसका जो हमारा परिभाषा बना कि भाषा के जिस रूप द्वारा हम संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं
उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह भाषा का हमारा 3 रूप था, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मुझे आशा है कि आपको इसमें समझने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो आइए अब आगे चलते हैं हम अपने लिपि भाषा को लिखने के लिए जिन निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, भाषा को लिखने के लिए जिन निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह भाषा की लिपि कहलाती है। जैसे हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी का रोमन, उर्दू का फारसी, ये हमारी भाषा की लिपियां हैं। तो उनके लिखने के लिए एक अलग से उनके लिए चिन्ह निर्धारित किया जाता है, चिन्ह बनाया गया है, उसे ही हम लिपि कहते हैं। तो एक बात का भाषा हमको फिर से देखना पड़ेगा कि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह भाषा की लिपि कहलाती है। अगला हमारा आता है व्याकरण। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखना सिखाता है, पढ़ना भी सिखाता है। परिभाषा आप ऐसा चाहे तो आप बना लीजिए कि व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है, वही हमारा व्याकरण है। अब इसके 3 अंग हैं। पहला हमारा है वर्ण विचार, दूसरा हमारा है शब्द विचार और तीसरा हमारा है वाक्य विचार। आगे आने वाले पाठों में हम इन्हीं पर विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। आज यहाँ एक छोटा सा संक्षिप्त रूप में आपको इसमें बताता चलूंगा कि वर्ण विचार में हम किन बातों को पढ़ते हैं, शब्द विचार में हम किन बातों को पढ़ते हैं और वाक्य विचार में हम किन बातों को पढ़ते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज चलते हैं व्याकरण के अंग में। पहले अंग में वह है हमारा वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण, स्वर, व्यंजन, वर्ण की उत्पत्ति आदि विषयों पर विचार होता है। आप समझ ही रहे हो कि अगर आपसे कहा जाए, प्रश्न भी बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, यह हमारा प्रश्न बनेगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपका इसका उत्तर होना चाहिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो वर्ण के अंतर्गत जब वर्ण विचार हम पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत वर्ण, स्वर, व्यंजन, वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई आदि विषयों पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा है शब्द विचार। वर्णों का क्रमानुसार सार्थक मेल शब्द कहलाता है। यानी जब वर्ण लगातार मिलते हैं और उसका मेल जो होता है वह सार्थक मेल होता है, जिससे हमें कोई एक निश्चित अर्थ प्राप्त हो, उसे हम शब्द कहते हैं। अब शब्द में हम क्या क्या पढ़ेंगे? शब्दों की उत्पत्ति पढ़ेंगे, शब्द का निर्माण पढ़ेंगे, यानी शब्द का निर्माण कैसे हुआ, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, या आगे आने वाले पाठों में हम इसे विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। आज इसे हम सिर्फ एक सारांश, संक्षिप्त रूप में जानते हैं। तो आप सिर्फ इतना जानिए कि वर्ण विचार में हम वर्ण के अंतर्गत वर्ण, स्वर, व्यंजन और वर्णों की उत्पत्ति पर ही हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो हमारा है शब्द विचार, शब्दों की इसमें उत्पत्ति और शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, इसमें हम ये पढ़ेंगे। अब तीसरा हमारा आता है वाक्य विचार, शब्दों का क्रमानुसार। अब देखिए, पहला जो वाक्य था, वाक्य से जब शब्द आया तो वर्ण का क्रमानुसार। अब जब शब्द से हम वाक्य में चल रहे हैं तो शब्द का क्रमानुसार सार्थक, यही हमारा मेन इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। वर्ण विचार में जो हम देखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके अंतर्गत हम स्वर, व्यंजन, वर्ण की उत्पत्ति आदि विषयों पर चर्चा करते हैं। और जो शब्द विचार है वर्णों का क्रमानुसार, ये हमारा मुख्य है और इसमें उत्पत्ति और निर्माण आदि पर हम चर्चा करते हैं। अब वाक्य विचार जो हमारा आता है शब्दों का क्रमानुसार, यानी शब्द का क्रम ऐसा हो जिसका हमें कोई एक निश्चित, एक सार्थक अर्थ प्राप्त होता हो, वह वाक्य की रचना करता है। अब वाक्य के अंतर्गत हम जिन चीजों को पढ़ेंगे वो वाक्य को शुद्ध रूप से लिखना, वह वाक्य रचना के अंग के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा वाक्य के अंतर्गत आएगा। तो इसकी परिभाषा हम एक बार देखते हैं। शब्दों का क्रमानुसार,
सार्थक में वाक्य की रचना करता है। वाक्यों को शुद्ध रूप से लिखना वाक्य रचना की अंग है। अब हमारी आती है बोली। बोली क्या है? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को हम बोली कहते हैं। भारतीय संविधान में जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाएं वह इस प्रकार है: असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी व हिंदी। ये हमारी 22 भाषाओं जो भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है। लेकिन उससे पहले बोली क्या है? एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। अब आते हैं आप मेन पॉइंट के लिए। अच्छा, एक हम आपको पेज नंबर आप 7 पे जाइएगा। पेज नंबर 7 पे जाइएगा, उसमें देखिएगा कि विश्व की प्रमुख भाषाएं। आप उसे बुक को देखते रहिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो विश्व में अनेक भाषाएं बोली व पढ़ी जाती है। उनमें अंग्रेजी भाषा प्रमुख है। अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो अंग्रेजी भाषा कई देशों के बीच संपर्क का काम करती है, इसीलिए इसे अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अन्य विदेशी भाषाएं हमारे इस प्रकार है, जैसे देश है हमारा इंग्लैंड, वहाँ अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। चीन में चीनी भाषा बोली जाती है। रूस में रूसी भाषा बोली जाती है। स्पेन में स्पेनिश भाषा बोली जाती है। भारत में जैसा कि आपको पता है कि हिंदी भाषा बोली जाती है। जापान में जापानी बोली जाती है। फ्रांस में फ्रांसीसी बोली जाती है। और जर्मनी में जर्मन भाषा बोली जाती है। तो ये हमारी 22 भाषाएं हैं। और जो 22 भाषाओं के बाद हमने विश्व में जो भाषाएं बोली जाती है, मैंने कुछ भाषाओं के नाम आपको बताया। अब आइए कुछ अपने पॉइंट पे चलते हैं, जहां पर हमारी भाषा यानी हिंदी भाषा के रूप में हम उसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे हिंदी भाषा को मान्यता भारतीय संविधान में कब दिया गया है और यह कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो हिंदी भाषा को संविधान द्वारा 14 सितंबर सन 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। राजभाषा, न कि राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर यह कहा जाए भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में कब पारित किया गया, कब घोषित किया गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि भारतीय संविधान में 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को भारतीय भाषा यानी हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। दूसरा हमारा है हिंदी विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हमारे देश भारत के अलावा पाकिस्तान, फिजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम व नेपाल में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। आप ये देख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए हिंदी भाषा भारत के अलावा किन देशों में बोली जाती है, तो पाकिस्तान में बोली जाती है, फिजी में बोली जाती है, मॉरिशस में बोली जाती है, गयाना में और सूरीनाम और नेपाल में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तीसरा हमारा है हिंदी दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका प्रसार 94% की दर से बढ़ रहा है। 94% की दर से बढ़ रहा है। कंप्यूटर के क्षेत्र में भी हिंदी भाषा का महत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अगला हमारा है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। हमें अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह हमारी भाषा के लिए कुछ मेन पॉइंट थे, इसको मैंने आपको बताया। अगर भाषा के रूप में देखा जाए तो भाषा में मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में भी हम पढ़ते हैं। अतः इसके अंतर्गत हम इन भाषाओं को हम आपको अगले डिस्क्रिप्शन में या लिखकर हम आपको बता देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह जो पाठ 1 हिंदी
भाषा में भाषा लिपि व्याकरण व बोली हमने पढ़ा, वह आज यह संक्षिप्त रूप में मैंने आपको पढ़ाया और यह समाप्त होता है। मैं आपको इसमें कुछ गृह कार्य भी दूंगा, उसे आप करने की कोशिश करिएगा। जहाँ तक आशा है आपको समझने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। मेरे प्यारे बच्चों, अपने सेहत का ख्याल रखना। धन्यवाद।